Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। महान यात्रा का प्रारंभ। ननिहाल पहुंचने से पूर्व चार्ल्स को अपने घर माउंट रुकना पड़ा। यहाँ पर एक पत्र उनके नाम से पहले से आया हुआ था। यह पत्र उसके प्रिय मित्र प्रोफेसर हेंस्लो द्वारा भेजा गया था। वास्तव में ब्रिटिश नौसेना के एक कैप्टन रॉबर्ट फिट्जरॉय एक वैज्ञानिक अनुसंधान मिशन पर जाना चाहते थे। उनके पास इस लक्ष्य के लिए एक विशेष जलयान था, HMS बीगल। इसके जरिए वे दुनिया के बड़े भाग का भ्रमण करके तमाम प्राकृतिक विज्ञान संबंधी जानकारियाँ एकत्रित करना चाहते थे। उन्हें एक प्राकृतिक विज्ञानी की आवश्यकता थी, जिसके लिए नाम सुझाने की प्रार्थना उन्होंने वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर हेंस्लो से की थी। इस पत्र के जरिए हेंस्लो ने चार्ल्स डार्विन की स्वीकृति मांगी कि क्यों न वे इस महान लक्ष्य के लिए इसका नाम सुझा दें। चार्ल्स यह पढ़कर रोमांचित हो गया। उस पत्र में जिन स्थानों की यात्रा का उल्लेख किया गया था, वे नाम उसने सुने तक नहीं थे। इसके अलावा निम्न भी सत्य थे। नंबर 1, चार्ल्स की सेवा इस अभियान में वैज्ञानिक सलाहकार की होनी थी, जबकि चार्ल्स के पास विज्ञान संबंधी ऐसी कोई डिग्री नहीं थी जिसके आधार पर वह सलाह देता। नंबर 2, उसे समुद्र से बहुत डर लगता था, पर चार्ल्स के पास चौकन्ने कान व संवेदनशील नाक थी। पत्र में हेंस्लो ने लिखा था कि यह बेहतरीन अवसर है। तुम्हें अपनी अयोग्यता पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे विचार से अभियान दल को तुम जैसे व्यक्ति की तलाश है। उत्साहित चार्ल्स अनुमति के लिए अपने पिता डार्विन के पास गया, पर सख्त पिता ने जोरदार डांट पिलाकर सारा उत्साह ठंडा कर दिया। उन्हें पेशे में परिवर्तन मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि इससे धर्म गुरु के रूप में भविष्य में काम करने में कोई लाभ नहीं मिलेगा। चार्ल्स को तत्काल इनकार कर देना चाहिए। पर बातों ही बातों में डॉक्टर डार्विन एक बात कह गए कि यदि एक भी समझदार व्यक्ति इस बेवकूफ़ी भरे प्रस्ताव के लिए हाँ कर दे तो वे चार्ल्स को जाने की स्वीकृति दे देंगे। अब क्या था, राह मिल गई। चार्ल्स ने अपने मामा वेजवुड परिवार से राय ली और सभी ने एक स्वर से इसे आकर्षक चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव बतलाया। मामा ने कहा कि वे डॉक्टर को मना लेंगे। चार्ल्स ने अपने पिता की आपत्तियां लिखित में अपने मामा को दी, जिनका मामा ने बिंदुवार उत्तर दिया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि प्राकृतिक विज्ञान का ऐसा अद्भुत उपयोगी अनुभव धर्म गुरु के पेशे में बाधक नहीं वरन सहायक साबित होगा। इस यात्रा में उसे तमाम व्यक्ति और तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी और इससे उसका ज्ञान समृद्ध होगा। पत्र के साथ चार्ल्स ने अपनी टिप्पणी भी जोड़ी, जिसमें लिखा था कि वह इतना ज्ञान घर पर रहकर या पढ़कर हासिल नहीं कर पाएगा। इस यात्रा के पश्चात वह योग्य जीवन बिताने की हर संभव कोशिश करेगा, पर वह अपने घर वालों की अनुमति से ही जाएगा। पत्र डाक द्वारा भेज दिए गए, पर मामा भांजे को तसल्ली नहीं हुई और वे व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति लेने आ गए।
अंततः डॉक्टर डार्विन ने न सिर्फ रजामंदी दी वरन रास्ते के खर्च की भी व्यवस्था की, क्योंकि चार्ल्स डार्विन के वेतन आदि के बारे में कुछ तय नहीं था। चार्ल्स ने पिता से वादा किया कि वह अपने भत्ते से ही अपना गुजारा करेगा। उसने यह सुखदायक समाचार अपने प्रेरक मित्र हेंसेलों को भेजा। थोड़े ही दिनों में नौसेना अध्यक्ष के कार्यालय से चार्ल्स डार्विन के लिए औपचारिक आदेश आ गए। इसके उत्तर में चार्ल्स ने कैप्टन फिट्जराय को लिखा कि 4 नवंबर का दिन उसके जीवन में ऐतिहासिक दिन होगा। उस दिन वह अपना दूसरा जीवन प्रारंभ करेगा। प्रारंभ में कैप्टन ने चार्ल्स को देखकर कुछ नाक भौं सिकोड़ी, पर जल्दी ही दोनों के मध्य तालमेल बैठ गया। आखिर 27 दिसंबर 1831 का दिन आ ही गया। उस दिन बहुप्रतीक्षित पूर्वाई हवा चल रही थी। जहाज का लंगर खोला गया तथा वह बंदरगाह छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जाने से पूर्व कैप्टन फिट्जराय, सेकंड लेफ्टिनेंट जेम्स सलीवान तथा चार्ल्स डार्विन ने समुद्री तट पर भोजन किया, जिसमें मटन चॉप के अलावा शैंपेन भी थी। उन्होंने अपनी मातृभूमि इंग्लैंड को विदा किया, क्योंकि वे जानते थे कि कम से कम 3 वर्षों के लिए जा रहे हैं। दिन के 2 बजे थे। हल्की हल्की हवा बह रही थी। ठंड के मौसम में बीगल जहाज धीरे धीरे गहरे समुद्र में उतरा। उस समय किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि यह यात्रा एक ऐतिहासिक व महान यात्रा कहलाएगी। उस 100 फीट लंबे जहाज के 3 मस्तूल थे। उस पर 72 व्यक्ति सवार थे। उनमें से 7 अधिकारी थे और 5 अपर अधिकारी थे। 2 चिकित्सक थे और 1 परसर था। 10 नौसैनिक थे और 34 जहाजी। 6 काम करने वाले लड़के थे और नौकर। 3 फूजीवासी थे जो अपने वतन जा रहे थे। 1 मिशनरी पादरी था और 1 प्राकृतिक विज्ञानी अर्थात चार्ल्स डार्विन। बीगल जहाज की यह दूसरी अनुसंधान यात्रा थी। इसके अंतर्गत इसे एक लंबी यात्रा करनी थी जो दक्षिणी समुद्र से होकर गुजरनी थी। उसे केप ऑफ गुड होप होकर फिर इंग्लैंड वापस भी आना था। इसके लिए बीगल को एक नए सिरे से तैयार किया गया था। इसका भार 235 टन से 242 टन हो गया था। इसे इस लायक बनाया गया था कि यह चंचल समुद्र में भी आसानी से आगे बढ़े। इसमें अनेक नए उपकरण भी लगाए गए थे ताकि अनजाने समुद्री इलाकों व तटीय इलाकों की अधिकाधिक जानकारियां एकत्रित की जा सके। जहाज के चलने से पूर्व व्यवस्था के आकलन से प्रसन्न चार्ल्स डार्विन ने एक उत्साहवर्धक पत्र अपने परिवार को लिखा। उसने अपना लक्ष्य भी बताया कि उसे न सिर्फ अनजाने समुद्री इलाकों का चार्ट बनाना है, वरन दुनिया को यह भी बतलाना है कि यह जीवन जो अनादि सा लगता है का मूल उद्भव कैसे हुआ। औपचारिक शिक्षा से वंचित पर दृढ़ संकल्प के धनी चार्ल्स ने जब यात्रा प्रारंभ की तो वह मात्र 22 वर्ष का था और उसके मन में अथाह जिज्ञासाएं थी। उसके पास अपने काम के लिए चंद विशेष उपकरण भी थे, जैसे अच्छी पिस्तौल व उसका खोल, एक उत्कृष्ट राइफल, एक दूरबीन, भूगर्भ
शास्त्र में प्रयोग होने वाला कंपास, माइक्रोस्कोप जो 6 इंच लंबा और 4 इंच गहरा था। रास्ते के लिए उसने 1 दर्जन कमीजें भी ले ली थी। उसकी बहन ने दरी बिस्तर भी बांध दिया था। उसके पास हल्के जूते भी थे और चप्पलों का जोड़ा भी। साथ में स्पेनिश में लिखी किताबें भी थीं। चलते समय उसे हेंस्लो ने एक नव प्रकाशित रचना भेजी थी जिसमें भूगर्भ शास्त्र के सिद्धांत वर्णित थे। हेंस्लो ने आग्रह किया था कि उसे जरूर पढ़ लेना। इसमें वर्णित तथ्य महत्वपूर्ण है, काम आएंगे। डार्विन को पुस्तक पढ़ने का अवसर जल्दी ही मिल गया, क्योंकि जहाज चलने के कुछ ही समय बाद तेज हवाएं चलने लगी और समुद्री लहरें उत्पात मचाने लगी। चार्ल्स को एक छोटा सा केबिन रहने को मिला था जिसमें एक अन्य अधिकारी भी था। इसमें वह सिर्फ सीधा लेट सकता था। इसमें चार्ट तैयार करने के लिए एक टेबल भी थी जिसकी दराजों में उसने अपने कपड़े भर दिए थे। समुद्र दिन पर दिन अशांत होता गया। दिन में चार्ल्स लेटकर वह किताब पढ़ता था और रात में वह चांद तारों की गतिविधियां निहारा करता था। इस समय तक पश्चिम में आम आदमी मानता था कि बाइबिल में जिस प्रकार वर्णित है उसी प्रकार पृथ्वी की रचना ईश्वर ने की है। भूगर्भ शास्त्र की उस किताब के 32 वर्षीय लेखक चार्ल्स लाइल ने नई अवधारणाओं को दुनिया के सामने रखा था। उनके अनुसार हवाएं, बारिश, ज्वालामुखी आदि का अस्तित्व सृष्टि के प्रारंभ में भी था। जो बल आज सक्रिय हैं वे तब भी थे और उन्हीं के कारण ये महादेश, समुद्र, पहाड़ आदि की रचना हुई। इस पुस्तक के बारे में हेंस्लो, सेजविक आदि की धारणा प्रतिकूल थी। वे इसे अधार्मिक मानते हुए इसका सक्रिय विरोध कर रहे थे। पर चार्ल्स डार्विन को इस पुस्तक को पढ़ने में आनंद आ रहा था। इसकी भाषा सरल थी पर विचार उत्तेजक और निष्कर्ष की ओर ले जाने वाले थे। चार्ल्स डार्विन इसमें वर्णित कल्पनाओं की जांच प्रयोगों व आंकड़ों द्वारा करना चाहता था। समुद्री यात्रा में चार्ल्स को जो भौतिक बेचैनी हो रही थी, यह किताब उसे मानसिक संतुष्टि देते हुए मरहम का कार्य कर रही थी। 5 जनवरी 1832 को बीगल जहाज जब एक द्वीप के समूह पहुंचा तो हवाएं हल्की पड़ गई और मौसम गुनगुना हो गया। 6 तारीख को चार्ल्स ने उस द्वीप पर सूर्योदय का अद्भुत नज़ारा देखा। उस समय आसमान में बादल टुकड़ों में बंटे थे और विविध रंगों से सरोबार थे, पर यह राहत अल्पजीवी थी। शीघ्र ही एक नाव दुखद समाचार लेकर बीगल के बगल से आई। सुनकर सभी चौंक गए। उस समय इंग्लैंड में हैजा फैल चुका था और उसकी खबर भी दूर दूर तक फैल रही थी। सैकड़ों लोग काल के ग्रास बन चुके थे। एम्मा वेजवुड को अंदेशा था कि बीगल पर यात्रा कर रहे लोगों को कोई अपने समुद्री तट पर उतरने नहीं देगा। इस समाचार से चार्ल्स को भी गहरा आघात लगा। लोगों की चुप्पी देखकर कैप्टन फिट्जराय ने निर्णय लिया कि जहाज को दूर फ्रांसीसी कब्जे वाले पश्चिम अफ्रीका की ओर ले जाया जाए। नए नए प्रयोग। अब चार्ल्स ने नए नए प्रयोग प्रारंभ कर दिए।
वह जाल फेंककर रोज समुद्री जीव पकड़ने लगा। उसने 4 फीट लंबा एक थैला तैयार किया था और उसे जहाज के पीछे बांध दिया था। उसमें वह रोज पकड़े जीवों को डालता था और उनका आकार, प्रकार, संख्या आदि दर्ज करता था। अब उसके सामने नए नए तथ्य उभरने लगे। उसने देखा कि तमाम बड़े बड़े जीव स्थल से दूर पाए जाते हैं। ये जीव विविध प्रकार के तथा रंग बिरंगे हैं। उसे यह भी अचंभा हुआ कि यहाँ इतना अद्भुत सौंदर्य है और उसे देखने वाला कोई नहीं है। उसने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ये छोटे छोटे जीव व मछलियाँ ही बड़ी मछलियों के अस्तित्व का कारण है। 16 जनवरी 1832 को बीगल जहाज सैन टियागो पहुंचा। यह केप वर्डे द्वीप समूह का एक भाग है। डार्विन ने पहली बार जहाज से उतरकर भूमि पर कदम रखा। उसने सोचा कि वह इस सूखे पहाड़ी द्वीप पर भूगर्भीय अनुसंधान करेगा, पर समुद्र से निकलकर जमीन पर आने की खुशी इतनी थी कि वह जश्न मनाने में जुट गया। उसने संतरे खरीदकर खाना प्रारंभ किया, जो 1 शिलिंग सैकड़ा बिक रहे थे। उसने वहाँ उपलब्ध केला भी चखा, पर उसे उसका स्वाद पसंद नहीं आया। अब उसने चार्ल्स लाइल की नज़रों से उस द्वीप को निहारना प्रारंभ किया। तभी उसे एक अत्यंत सफ़ेद चमकदार इलाका नज़र आया। इस चमकदार पट्टी को ध्यान से देखने के लिए चार्ल्स ऊंचाई पर गया तो उसने पाया कि ये तो सीपियों का ढेर है, पर इनमें और समुद्र से निकलने वाले सीपियों में थोड़ा अंतर था। अब चार्ल्स ने सोचना प्रारंभ किया। उसने पाया कि इन सीपियों पर लगातार सूर्य का ताप पड़ता रहा था और इस कारण ये रवादार चूने के पत्थर या दागदार पत्थरों की तरह जम गए हैं। प्रारंभ में द्वीप की ऊंचाई समुद्र तल से अधिक ऊंची नहीं रही होगी। कालांतर में जब ये सीपी जमते चले गए तो यह द्वीप समुद्र तल से 45 फीट ऊंचा हो गया। अब चार्ल्स ने हर चीज़ का बारीकी से अवलोकन प्रारंभ किया और तर्क का सहारा लेना प्रारंभ किया। वह तुलना भी करने लगा और इस प्रकार उसके मस्तिष्क में वह खाका उभरने लगा जो हो चुके घटनाक्रम को पर्दे पर उतारता था। चार्ल्स ने वहाँ टहलना प्रारंभ किया। उसने पाया कि यहाँ के पेड़ रेगिस्तानी पेड़ों जैसे हैं। आसमान में सूर्य का तेज प्रकाश था जो काफ़ी गर्म वातावरण उत्पन्न कर रहा था, पर साथ ही उसने देखा कि समुद्र से आया पानी एक जगह जमा है जिसमें रंग बिरंगे मूंगे चमक रहे हैं। उसका मन हुआ कि वह इन सब को हूबहू दर्ज कर ले। उसने ठान लिया कि वह भूगर्भ शास्त्र पर एक नई किताब लिखेगा। उसके सामने बिल्कुल नया व अनोखा विषय उभर कर आया है। उसके अंदर उत्तेजना भी थी और अत्यधिक प्रसन्नता भी। जहाज चलने को हुआ। चार्ल्स वापस जहाज में आकर बैठा। जहाज ब्राज़ील की ओर बढ़ रहा था। अब समुद्र शांत था और चार्ल्स जहाज के डेक पर आराम से बैठकर लिखने पढ़ने लगा। उसने हम्बोल्ट की कविताएं पढ़ी जो ब्राज़ील के जंगलों का वर्णन कर रही थी। पर जब चार्ल्स जहाज से उतरकर ब्राज़ील के जंगल में पहुंचा
तो उसे लगा कि वे कविताएं तो वास्तविकता से परे थी। वास्तविकता तो अत्यधिक सुंदर थी। लंबे ऊंचे पेड़, खूबसूरत आकर्षक फूल और फल, नए अद्भुत परजीवी पौधे व बेलें, रंग बिरंगी चिड़ियाँ, विविध प्रकार के कीड़े, इतना कुछ कि देखने वाला क्या देखे और क्या न देखे। इस जंगल में शांति व ध्वनि का अद्भुत संगम था। डराने वाली शांति को कीड़ों की आवाज़ पराजित करने का प्रयास कर रही थी। देखते देखते रात हो गई। डार्विन जहाज़ पर चढ़ गया जो समुद्री तट से कई सौ गज दूर खड़ा था। रात में उन्हें तटीय इलाके से समूह गान की ध्वनि मिली। सचमुच जहाँ उतरना सौंदर्य हो वहाँ की प्रसन्नता और उससे निकलने वाले स्वर कितने मनोरम होंगे। बीगल ब्राज़ील के तट का सर्वेक्षण करता रहा और इस क्रम में चार्ल्स ने कई चक्कर इन जंगलों के लगाए। उसने तितली पकड़ने वाले जाल की सहायता से तमाम तितलियां, रंग बिरंगे कीड़े आदि एकत्रित किए। उसने अपने चाकू से तमाम वनस्पतियों के टुकड़े भी एकत्रित किए। जब वह अपने पिस्तौल, कंपास व अन्य उपकरणों के साथ बाहर निकलता था तो स्थानीय आदमी, औरत, बच्चे उसके पीछे हो लेते थे। उन लोगों को चार्ल्स एक अजूबा ही लगता था। बीच बीच में वह बच्चों को प्रसन्न करने के लिए अपने उपकरण दिखलाता भी था। वह तरह तरह के जाल, बोतलें, कीड़े रखने की डिब्बियाँ, रस्सियाँ आदि दिखलाता था। उसके पास तमाम रुमाल भी थे जो नापने, लपेटने आदि के काम आते थे। बच्चे इन अजीबोगरीब चीज़ों को देखकर खिलखिलाते थे। ब्राज़ील के जंगलों में चार्ल्स को ऐसी वनस्पतियाँ भी मिली जो कीड़ों, तितलियों को अपनी सुगंध द्वारा आकर्षित कर लेती थी। उसे इंग्लैंड व दूरस्थ ब्राज़ील की वनस्पतियों के बीच अनेक साम्यताएं भी देखने को मिली जो उस समय चौंकाने वाली थी। समय के साथ डार्विन का संग्रह बढ़ता ही चला जा रहा था। उसके पास सैकड़ों, हजारों पौधे, पत्थर, जीव, मछलियाँ, रेंगने वाले प्राणी एकत्रित हो गए थे। ये सब जगह घेरते जा रहे थे। बीच बीच में चार्ल्स रास्ते में मिलने वाले इंग्लैंड जा रहे जहाज़ों में ये सामान बक्से में पैक करके भेजता भी जा रहा था, पर फिर भी जहाज़ पर उसका ढेर बढ़ता ही जा रहा था। इस जहाज़ के डेक का प्रभारी जॉन क्लीमेंट विकहैम उस गंदगी से त्रस्त बार बार कहता था कि अगर वह जहाज़ का कप्तान होता तो चार्ल्स और उसके जंगली कूड़े से तत्काल छुट्टी पा लेता। पर जहाज़ का चालक दल उस युवा प्रकृति विज्ञानी से प्रेम और सद्भाव रखता था। प्रारंभ में सभी लोग उसे सर कहकर पुकारते थे क्योंकि चार्ल्स जहाज़ के कप्तान के साथ भोजन करता था। जल्दी ही लोग उसे फिलोसोफर कहकर पुकारने लगे। जब उसे यह नाम लंबा लगने लगा तो उसे फिलोस कहने लगे। एक बार एक नाविक ने नए नाविक से कहा कि वह दूर खड़ा व्यक्ति जहाज़ का कप्तान है। उसके साथ खड़ा उसका उपकप्तान पहला या फर्स्ट लेफ्टिनेंट है, पर उसका काम मक्खियाँ पकड़ना है। चार्ल्स ने यह सुन लिया पर उसे बुरा नहीं लगा। तभी 1 अप्रैल आ गई। रात के 12 बजे नया दिन प्रारंभ होने से पूर्व ही जहाज़ के बढ़ई ने ठोंक पीट शुरू कर दी। सभी को लगा
कि लगता है कि जहाज़ में छेद हो गया है। हाय, अब क्या होगा? डूबेंगे कि बचेंगे? जहाज़ पर सवार सभी डेक पर आ गए। एक चिल्लाया, डार्विन बचना है तो जहाज़ से कूदो, पास में ज़मीन दिखाई दे रही है। डार्विन कपड़े उतारकर कूदने के लिए तैयार भी हो गया था, पर तभी हंसी का फव्वारा फूटा। लोग अप्रैल फूल का आनंद ले रहे थे। 5 जुलाई को ब्राज़ील का सर्वेक्षण पूरा हुआ। उस दिन प्रातः रियो डी जेनेरियो बंदरगाह पर एक 72 तोपों वाला विशाल युद्धपोत आया, जिसने पिछले 2 युद्धों में युद्ध कौशल दिखलाया था। बीगल में सवार सभी लोगों ने उस जहाज़ पर चढ़ने का गौरव प्राप्त किया। उस जहाज़ के बैंड वादकों ने इस अवसर पर एक धुन भी बजाई जो यादगार साबित हुई। सन 1832 के बचे महीने और सन 1833 के पूरे साल बीगल जहाज़ ने दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर जगह जगह सर्वेक्षण किया। यह इलाका उस समय अनजाना ज़्यादा था। पुराने नक्शों और वास्तविकता में कई मील का अंतर था। अनेक ऐसे द्वीप मिले जिनका अस्तित्व मानक नक्शों में नहीं था। यह इलाका खतरों से भरा पड़ा था। इसके एक भाग की यात्रा पर चार्ल्स नहीं उतरा था। चालक दल के 3 सदस्य जो गए थे बुखार में जकड़ गए और अंत में मृत्यु का शिकार बने। डार्विन जमीन पर उतरकर अंदर दूर तक गया। उरुग्वे के पूर्वी किनारे पर स्थित माल्डोनाडो नामक इलाके में वह गया तो उसके साथ हथियारों, पिस्तौल आदि लेश रक्षक थे। डार्विन को इस तरह चलते हुए देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था, पर जल्दी ही यह मज़ा किरकिरा हो गया जब यह पता चला कि एक दिन पहले जो यात्री गया था उसका बिना सिर का धड़ पड़ा मिला है। उस समय सर्वेक्षण का काम अत्यंत कठिन होता था। बीगल का एक दल तट के किनारे सर्वेक्षण के लिए 4 नौकाओं में गया था। दूसरी ओर डार्विन अंदर भूगर्भीय अन्वेषण के लिए गया था। इससे पहले कि 2 नावों के लोग वापस लौटते, तट पर आंधी चल पड़ी। सारी खाद्य सामग्री नष्ट हो गई और जिन कपड़ों में यात्री थे वही पहने रह गए। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। कुछ समय बाद बारिश प्रारंभ हो गई। सभी की हालत पतली हो गई। अगले दिन सवेरे फिर आंधी उठी। लोगों को नाश्ते में 2 बड़े पक्षियों जो तट पर मरे पड़े थे का मांस खाने को मिला। दिन में एक लहर आई जो अनेक मछलियों को तट पर पटक कर चली गई। डार्विन और उसके साथियों ने उन्हें रात्रि का भोजन बनाया। कैप्टन ने कुछ लोगों को अनाज आदि की तलाश में भेजा। कुछ लोगों को सामान ढूंढने के लिए अच्छी खासी तैराकी भी करनी पड़ी, पर कुछ खास हाथ नहीं लगा। उस रात को कड़ाके की ठंड पड़ी। डार्विन पूरी रात ठंड से कांपता रहा और उसे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। पर उन यात्राओं में आनंद भी भरपूर आया। उन इलाकों में यूरोपीय लोग शायद कभी नहीं गए थे, इसलिए डार्विन और उसके साथी एक किस्म के अजूबे थे। लोग उनसे तरह तरह के सवाल इशारों के जरिए पूछते थे। पृथ्वी घूमती है या सूर्य? उत्तर में ठंड ज़्यादा है या गर्मी? कोलंबस की यात्रा के कारण स्पेन ज़्यादा मशहूर था और लोग स्पेन के बारे में ज़्यादा पूछते थे।
डार्विन को जगह जगह पर अपना कंपास दिखलाना होता था और उसके बारे में समझाना होता था। अनेक जगहों पर जब लोगों को पता चला कि एक बड़ा वैज्ञानिक आया है तो भीड़ जुट जाती थी और लोग वैज्ञानिक प्रश्नों के साथ अन्य सवाल भी पूछते थे, जैसे कि क्या ब्यूनॉस आयर्स की महिलाएं विश्व में सबसे सुंदर हैं। इस यात्रा में चार्ल्स डार्विन का व्यवहार एक राजनयिक या डिप्लोमेट जैसा हो गया था और वह गोलमोल जवाब देने लगा था। वह स्थानीय लोगों, स्त्रियों, चीज़ों आदि की तारीफ करके उन्हें खुश कर देता था। उसकी बातें सुनकर लोगों की बाँछें खिल जाती थी, क्योंकि वे मानते थे कि चार्ल्स डार्विन अब तक आधी दुनिया देख चुका है। ज्यों-ज्यों बीगल दक्षिण की ओर बढ़ता गया, त्यों-त्यों उसे नई नई प्रजातियां देखने को मिलती चली गई। प्रारंभ में उसे घास ज़्यादा हरी लगी। वहाँ के निवासियों का यह मानना था कि वह इसकी बेहतर देखभाल करते हैं और पर्याप्त खाद आदि देते हैं। यह सच भी था। उन इलाकों में खाद का बेहतर प्रयोग भी देखा गया था, पर निष्कर्ष निकालना कठिन था कि यह इलाके की जमीन के कारण है या देखरेख व खाद के कारण। तभी डार्विन की नज़र दो यूरोपीय प्रजातियों के पौधों पर पड़ी, जिन्हें यूरोप से आए प्रारंभिक लोग अपने साथ लाए थे। ये पौधे अब सैकड़ों वर्ग मील इलाके में फैल चुके थे। इन पौधों की ऊंचाई भी अपेक्षाकृत ऊंची थी। डार्विन को लगा कि इन नए पौधों ने वहाँ के परंपरागत पौधों को दबा दिया है। इसी तरह डार्विन को कुछ प्राचीन प्राणियों के अवशेष मिले। ये प्राणी गेंडे के आकार प्रकार के थे। इतने बड़े प्राणियों को कौन मार या नष्ट कर सकता है? हो सकता है कि ये प्राकृतिक कारणों से नष्ट हुए हों। तभी उसे लेखक लाइल की किताब याद आई, जिसमें लिखा था कि स्थल इलाकों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि में दीर्घकालीन पर धीमी गति से परिवर्तन होते रहते हैं। अब उसने नए नज़रिए से सोचना प्रारंभ किया। उसने देखा कि लगभग सभी प्रजातियों के प्राणियों की संख्या में वृद्धि ज्यामितीय दर से होती है। अनेक प्राणी हजारों हजार अंडे एक बार में देते हैं। जिन प्राणियों की वृद्धि दर कम मानी जाती है, यदि उन्हें भी निर्बाध छोड़ दिया जाए तो उनकी भी बेतहाशा वृद्धि हो जाए। अनेक प्राणी दूसरी जगहों से आते हैं या लाए जाते हैं। अनुकूल वातावरण में उनमें भी वृद्धि होती है, पर एक सीमा से ज़्यादा नहीं हो पाती है। कीड़े हों या कुत्ते, घास हों या बेलें, इनकी तादाद स्थिर सी रहती है। बहुत ध्यान से देखने पर भी पता नहीं चल पाता है कि उनकी वृद्धि कब रुक गई। डार्विन को एक तथ्य और नज़र आया। उसने पाया कि पहले प्राणी दुर्लभ हो जाता है और फिर अस्तित्वहीन। अपने अनुभवों में चार्ल्स ने देखा कि फॉकलैंड द्वीप समूहों में एक लोमड़ी थी, जो देखने में तो भेड़िया जैसी थी, पर इतनी भोली कि एक मांस का टुकड़ा दिखाने से पास में आ जाती थी। डार्विन के दौरे के दौरान वह लोमड़ी फॉकलैंड द्वीप समूहों के पूर्वी भाग में दुर्लभ हो चुकी थी। बाद में इसका अस्तित्व ही मिट गया। बाद में डोडो के साथ भी यही कुछ घटा। डार्विन ने अपने दस्तावेज में दर्ज किया कि जिस प्राणी का अस्तित्व मिट जाता है, वह मिटने से पूर्व दुर्लभ हो जाता है।
दुर्लभ होना मिटने से पूर्व ऐसा ही है जैसा कि मरने से पूर्व बीमार हो जाना। बीमार व्यक्ति के मरने पर आश्चर्य नहीं होता। अब डार्विन के समक्ष एक के बाद एक प्रश्न खड़े होने लगे। उसे पता चला कि जब कोलंबस ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा था तो वहाँ एक भी स्थानीय घोड़ा नहीं था, पर डार्विन को घोड़े जैसे प्राणी के दांत अवशेष के रूप में मिले। इसका अर्थ यह है वहाँ पर घोड़े थे, पर बाद में उनका अस्तित्व मिट गया। बाद में स्पेन के लोग अपने घोड़े लेकर महाद्वीप में आए। बाद में दक्षिण अमेरिका की ही तरह है उत्तरी अमेरिका में भी घोड़े जैसे प्राणी के दांतों के अवशेष मिले। इसका अर्थ है कि इस प्रकार के प्राणी जैसे घोड़े, हाथी आदि जंगलों और मैदानों में घूमते होंगे। बाद में दोनों ही द्वीपों में कुछ ही प्राणियों की प्रजातियां रह गई। उधर भूगर्भीय परिवर्तन भी इसका कारण हो सकता है। डार्विन का मानना था कि ये दोनों भाग धीरे धीरे अलग होते गए। इसी दौरान डार्विन ने अजीबोगरीब घटनाएं भी देखी। उसने देखा कि अंधेरे में अचानक चिंगारी निकलती थी और रोशनी उत्पन्न हो जाती थी। अनेक छोटे चमकदार जीव पानी को आग की लपेटों में बदल देते थे। बीगल जहाज फोकलैंड के बाद आगे बढ़ता गया। महादेश का किनारा आ पहुंचा, जिसे पार करते ही हवाओं व लहरों की गति तेज होती चली गई। तभी किनारे से जंगली फुजियनों ने जहाज का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। एक रात को नाविक किनारे तट पर जंगलों से जंगली आवाजें ही सुनते रहे। डार्विन के लिए यह भी शोध का विषय था। वह सोचता रहा कि सभ्य मनुष्य और जंगली मनुष्य में कितना अंतर होता है। वे फुजियन नंगे खड़े थे। उनका बूढ़ा प्रधान 6 फीट 3 इंच ऊंचा था और उसके सिर पर सफ़ेद पंखों का मुकुट था। उसके चेहरे पर विचित्र आकृतियां थी। बीगल के नाविकों ने उसे जब लाल कपड़ा दिखा दिया तो उसने उसे गर्दन के पास बांध लिया। पिछली यात्रा में जब उन लोगों ने बीगल की एक नाव चुरा ली तो कैप्टन फिट्जराय ने उनमें से 3 को बंधक बना लिया था। बाद में उन्होंने एक और स्थानीय लड़के को एक मोती देकर खरीदा था और इन्हें इंग्लैंड ले गए थे। वहाँ पर उन्हें धार्मिक शिक्षा दी गई थी। उनमें से एक की चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी, पर शेष को वापस उनके वतन छोड़ने के लिए ले जाया जा रहा था। अब उन लोगों के निश्चित नाम थे जिसे सुनकर वे प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। इनमें से एक जेमी जहाजियों का प्रिय बन चुका था। वह चार्ल्स डार्विन से भी बहुत हिल मिल गया था। पर जब इन फुजियनों को तमाम सामान आदि देकर उनके वतन छोड़ा गया तो वे वापस अपने रंग में रंग गए। चंद महीने बाद बीगल के जहाजी जेमी को देखने गए तो वहाँ फिर से नंगा रह रहा था और उसका सारा सामान गायब था। उसके साथ एक लड़की थी जिससे उसका विवाह हो चुका था। जब जेमी से दोबारा इंग्लैंड चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। बीगल जहाज के साथ एक पादरी भी आया था जिसका उद्देश्य रियरा डेल फुजियो में ईसाई धर्म का प्रचार था। हालांकि इलाके में बहुत कम लोग रहते थे और ज़मीन ऊबड़ खाबड़ थी,
पर इस पादरी ने हिम्मत करके वहाँ रहना प्रारंभ कर दिया था। ईसाई मिशनरियों ने इलाके के आदिवासियों को पश्चिमी चकाचौंध के जरिए आकर्षित करने हेतु आधुनिक उपयोग की तमाम सामग्रियां भेजी थी, जिनमें निम्न प्रमुख थे: शराब पीने के लिए आकर्षक ग्लास, मक्खन रखने के लिए तनाव के आकार की कटोरियाँ, चाय के कप रखने के लिए सुंदर ट्रे, सूप पीने के लिए कटोरे, अनेक प्रकार के आधुनिक वस्त्र, सुंदर लिनेन की साड़ियाँ, फ्रॉक आदि, बुने हुए हैट। उपरोक्त चीज़ें तत्कालीन अंग्रेज समाज में बहुमूल्य मानी जाती थी, पर उन भोले भाले आदिवासियों के लिए इनका कोई मूल्य नहीं था। जब ये चीज़ें उन्हें भेंट की गई तो उन्होंने उनकी कोई परवाह नहीं की, और जब भी इन्हें इस्तेमाल किया तो मूर्खतापूर्ण तरीके से किया और ये टूट फूट गई। जल्दी ही पादरी का ज़्यादातर सामान चोरी हो गया। यही नहीं, उसकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। बीगल के जहाजियों ने तय किया कि यदि पादरी की जान बचानी है तो उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया जाए। तभी सन 1832 का क्रिसमस आया। जहाजियों के लिए यह बड़ा अवसर था। ज़्यादातर जहाजियों ने इसे जहाज पर धूमधाम से मनाया, पर चार्ल्स और स्लीवान जमीन पर उतर आए और तट पर स्थित पहाड़ी नुमा ढेर पर चढ़ गए। वहाँ से उन्होंने जहाज का नज़ारा देखा तो लंगर डाले खड़ा था। उन्हें एक बड़ी गुफा मिली और वे उसमें घुस गए। जब वे उसमें चिल्लाते या अपनी पिस्तौल दागते तो उन्हें बड़ा आनंद आता था। बाद में वे ऊंचाई पर चढ़कर बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़काने लगे। पत्थरों के टकराने से अलग ही ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही थी। वे इस कदर मस्त थे कि उन्हें आसपास की खबर ही नहीं थी। बहुत देर बाद में उनकी नज़र पड़ी तो पाया कि जंगली फूजियन उनके जंगलीपन व पागलपन को देखकर आनंद ले रहे हैं। उस रात को आसमान साफ था, तेज हवा बह रही थी, लहरें तेज उठ रही थी और 200 फीट की ऊंचाई तक उछाल मार रही थी। जल्दी ही समुद्र अशांत हो गया और बीगल जहाज के आगे बढ़ने की संभावना क्षीण हो गई। 6 दिनों बाद जब जहाज आगे बढ़ा तो फिर तेज लहरें उठने लगी। एक बार को तो यह स्थिति बन गई कि वे कहाँ हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। डार्विन सहित सभी लोगों को लगने लगा था कि अब बचना कठिन है। लगभग 24 दिनों तक ऐसे ही उथल पुथल चलती रही। हार मानकर चालक दल ने लंगर डाल दिया था। इसी बीच फूजियनों का एक नया दल जहाज और जहाजियों का तमाशा देखने के लिए आ गया। ये लोग बिल्कुल ही नंगे थे। उनके शरीर पर जानवरों का चमड़ा तक नहीं था। उनमें एक स्त्री भी थी जो गोद में नन्हा बच्चा लिए घंटों खड़ी रही और अंग्रेज जहाजियों को निहारती रही। बीच बीच में वह बच्चे को अपना दूध पिलाती थी और टकटकी लगाए डार्विन और उसके साथियों को देखती रही। उधर डार्विन भी उन लोगों के बारे में सोचता रहा। वह सोच रहा था कि वह उत्पत्ति के सिद्धांत की तलाश कर रहा है। आखिर ये जंगली लोग कैसे उत्पन्न हुए होंगे? यदि ये कहीं से आए हैं तो इस उजाड़ बियावान इलाके में ही क्यों आए? यह तो दुनिया के स्थल इलाकों का अंतिम छोर है। उस समय यह भी कहा जाता था कि इन फूजियन आदिवासियों की संख्या घट रही है, पर डार्विन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि ये जलवायु उनके लिए
अनुकूल है और ये इसी को वतन मानते हैं, कहीं जाना भी नहीं चाहते हैं। टियारा डेल फुजियो के बाद 1 साल का समय अमेरिका के पूर्वी तट के सर्वेक्षण में निकल गया। इस बीच जहाजियों को नई नई जगहें, नए नए मार्ग को देखने मिला। उन्हें बीच में खराब मौसम भी झेलने के लिए मिला, पर खराब मौसम का नज़ारा भी देखने में अक्सर आकर्षक लगता था। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां, उन पर जमी बर्फ, उनसे टकराते काले काले घने बादल एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। मौके का फ़ायदा उठाते हुए बीकल के जहाजी उन पहाड़ों का ही सर्वेक्षण करते रहे। जहाज के कप्तान फिट्जरॉय ने प्राकृतिक विज्ञानी चार्ल्स डार्विन के नाम पर एक पहाड़ी की चोटी का नाम माउंट डार्विन रख दिया।